हाय, दिस इज कस्तूर पराजुली। वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ नन्हे पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है डॉक्टर धीमान भरद्वाज। वो अभी सीआईपी में एज अ सीनियर रेसिडेंट काम कर रहे हैं। वी हैव वर्क टुगेदर बिफोर। और अभी वो रांची में है, मैं कालिम्पोंग में हूँ। और आज हम लोग बच्चे लोगों के बारे में ही बात करेंगे हमेशा की तरह। पर हम लोगों का थोड़ा टॉपिक डिफरेंट रहेगा। आज हम लोगों का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर धीमान भारद्वाज। Thank you, Kashtav. It's so nice to see you after such a long time. Uh, I just reminisce the memories of working together in CIP. So I'm currently working in CIP and really miss those days we spent together. या सो धीमान, अभी सिचुएशन हैज़ बीन चेंजिंग, प्रॉब्लम्स हैज़ लाइक increased overall. Problem in the way like people have started becoming more and more uh, prone to disorders, illness, physical ho ya mental. Okay, but sometimes we tend to ignore severe mental disorders among child and adolescent. हम लोग बात करते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी, our startup is also focused on neurodiversity, but sometimes we ignore severe mental disorders. Sometimes we ignore those disorders which is actually important. तो हम लोग आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते वक्त ये भी बात करेंगे कि इंडिया में क्या उसका ट्रीटमेंट सही से हो रहा है। तो ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। और इससे आगे अगर बहुत सारा चीज़ तो रहेगा ही बात करने को। फिर से मैं चाहूँगा कि भविष्य में दूसरा पॉडकास्ट में भी आप आए। पहले ही बोल रहा हूँ ताकि मतलब एंड में ये ना बोलना पड़े या मैं ये चीज़ मैं ना भूल जाऊँ। सो आपके हिसाब से चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स किस हिसाब से देखते हो? Dekho, Kashtav, what I see is that childhood is a important phase in the development. So where a lot of factors are playing together. So there is the effect of nature or genetics, family loading, or rather the family from which the person is the biological product. दूसरा है नर्चर, जो कि है द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द फैमिली। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी बच्चे का अगर चाइल्डहुड इज अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस, any form of mental illness, whether it is be whether it is a common mental illness, whether it's a severe mental illness, whether it is a neurodivergent condition, so the overall developmental trajectory is somehow affected. हम्म। And unless and until we are able to intervene at a proper time and with the proper intervention, the ultimate functional outcome is compromised. So which leads to loss of uh, manpower in the society, which leads to caregiver burden on the part of the family, and overall which leads to a sort of frustration in part of the mental health providers. हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि मैन पावर इन द सोसाइटी हम लोग लॉस करेंगे या फैमिली को भी इश्यूज होगा उसके कारण से। इस इसको मतलब हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि भविष्य में, क्योंकि हम लोग का ट्रीटमेंट प्रोसीडियर उस हिसाब से ही है कि वी डू नॉट फोकस ऑन फंक्शनिंग मच, या फंक्शनैलिटी में उतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे, तो वो बच्चे को हम लोग यूजुअली मतलब क्योंकि एक इंसान बीमार होने के बाद उसको हम लोग ज़्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। इन दैट वे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, भविष्य में जाके उसको हम लोग कुछ करने नहीं देंगे, इसीलिए मैन पावर कम होगा। या लाइक इज देयर अदर थिंग्स आल्सो दैट यू थिंक कैन लीड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? No, what I feel is that what I meant by loss of manpower is that if the person has a normal developmental trajectory, हम्म। तो वो पढ़ेगा,
हाँ, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाएगा, उसके हुँ, बाद कोई एक ऑक्यूपेशन चूज करेगा एंड दैट पर्सन विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एट लार्ज। हाँ, बट अगर उसका डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी कोई भी इलनेस की वजह से हैम्पर होता है या ऑल्टर होता है, तो क्या हुँ, होगा कि उसको मे बी हम लोग ट्रीट करेंगे, बट प्रॉपर फंक्शनल रिकवरी अगर नहीं होता है, नहीं होगा। तो दैट पर्सन कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ प्रोडक्टिव मेंबर, ओके, so that या will lead to loss of manpower in the society. दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। हम लोग इस हिसाब से अगर बोलेंगे तो समटाइम्स family thinks them as burden also, like I have heard from many family, बहुत पेरेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चा ना होता तो ठीक रहता, क्योंकि हम लोग अपने खुद का फंक्शनिंग को भी हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे बच्चे के लिए बोल के। तो हम लोग क्योंकि एसएमडी के बारे में डेफिनेटली बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में भी अभी बात करने करने वाले तो है ही। अ, जब आप अ, बच्चे को मेंटल डिसऑर्डर्स उसको देखते हैं, हाँ, तो देखिए एक चीज़ तो रहता ही है कि पेरेंट्स लोग स्ट्रगल करते हैं, और आपके हिसाब में पेरेंट्स का स्ट्रगल जो रहता है टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स और इज अ न्यूरोडाइवर्जेंट, बिकॉज न्यूरोडाइवर्जेंट इन इंडिया इज नॉट अ वेरी ओपन एक्सेप्टेड टर्म। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो उन लोग का पेरेंट्स लोग किस हिसाब से स्ट्रगल करते होंगे आपके हिसाब में? First and foremost, what I feel is the most disabling for the parents is the stigma. या आपके आपके दैट बच्चे हैज को बीन। अगर कोई मानसिक बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, मैं न्यूरो डाइवर्जेंट या न्यूरो डेवलपमेंटल पे थोड़ा सा बोलूंगा, मतलब थोड़ी देर में बोलता हूँ। बट अगेन, आपके बच्चे को अगर कोई मानसिक बीमारी है, वो ऑटिस्टिक है, या उसको एडीएचडी है, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर इलनेस है, या वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो द फैमिली इज लुक्ड अपॉन बाय द सोसाइटी एज इंफीरियर। या फर्स्ट थिंग, बच्चा स्कूल में बुली फेस करता है, ठीक है, आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट अपने पीयर ग्रुप में हैकल्ड होता है, and even among the family, like in the Indian context, we see that the Indian families, though अभी न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ फैमिली ज्यादा है, बट स्टिल दे आर वेरी कोहेसिव एंड कनेक्टेड। तो जब हम लोग एक फैमिली का एक्सटर्नल बाउंड्रीज का बात करते हैं, तो यूजुअली वेरी पोरस, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। तो वहां पे भी अगर बच्चे को कोई मेंटल इलनेस है, सीवियर हो, कॉमन हो, न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन हो, तो फैमिली पे क्या प्रेशर आता है कि ये बच्चा तो, मतलब दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आप लोग एक दूसरा बच्चा ले लो। हाँ, तो ये इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, हाँ। तो आप लोग एक दूसरा बच्चा ले लो, रादर देन फोकसिंग ऑन ट्रीटिंग द चाइल्ड, रादर देन फोकसिंग ऑन फंक्शनल रिकवरी ऑफ द चाइल्ड, दे फोकस ऑन अनदर चाइल्ड, मतलब अल्टरनेटिव ढूंढते हैं वो लोग ऑल्टरनेटिव हुँ। दूसरे ढूंढते हैं। बच्चे को लेके। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा चीज जो आप बोल रहे थे न्यूरो डाइवर्जेंट का, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि न्यूरो डाइवर्जेंट, हम लोग जो पहले बोलते थे, जो हम ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से अभी बोलते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट। वी डोंट वांट टू पैथोलॉजाइज ईच एंड एवरी, या but again, neuro these severe mental illness, even some of the common mental illness, intellectual disability, ये सारा भी अभी हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल इलनेस के लाइंस में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मतलब हम लोग जब देखते हैं एडल्ट पॉपुलेशन में भी कुछ कुछ सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग स्टिग्माटा भी बोलते हैं, या माइनर फिजिकल एनोमलीज बोलते हैं, which are pretty constant. They are not diagnostic of a particular illness, but which are pretty constant. या तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि एक बच्चे को जो सीवियर मेंटल इलनेस है, उसको भी कुछ कुछ फिजिकल एनोमलीज है,
which are developmental in nature. तो वो उसका एक न्यूरो डेवलपमेंटल बेसिस की तरफ वो पॉइंट कर रहा है. Yeah. So unless and until we understand that this is a biological thing which has been modified by the environment or the nurture which I was talking about, Yes. and which can be modified with proper intervention, so we cannot alter the trajectory. First thing, and at a social level, unless and until we are able to target the stigma or the attitudes of the people towards such families or children with mental illness, we will not be able to alter the trajectory, क्योंकि impairment अपनी जगह पे है, disability और handicap अपनी जगह पे है. Hmm. तो आपने अभी जो बताया माइनर फिजिकल एनोमलीज, एक्चुअली दिस वाज समथिंग वेरी आई ओपनिंग फॉर मी, क्योंकि हम लोग ये चीज़ को कभी ध्यान नहीं देते. वी ऑलवेज, ऑल्दो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल हम लोग फोकस तो करते हैं कि हाँ दो स्ट्रेस एक साथ हो जाता है, एक जेनेटिकल, एक हो सकता है सोशल या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए बोल के. बट दिस थिंग वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी. सो अगर आप इसको और बेहतर तरीके से अगर बता पाओगे तो लाइक आई थिंक पीपल विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर एंड प्रॉब्ली जज देन आफ्टर कि हाँ तुम में कौन कौन सा माइनर फिजिकल एनोमलीज है बोल के. तो हाँ. तो उस हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा या आप थोड़ा बता पाओगे तो बेटर रहेगा. Sure, sure. So first thing, what you can do is put a link. It's freely available on the internet, so you can put a link for the minor physical anomaly scale. Just a checklist. Just a checklist with some scoring items. Waldrop minor physical anomaly scale. So with your video. So minor physical anomalies are basically certain deviations in the physical appearance ओके. which are seen in a wide variety of conditions. They are not diagnostic of a particular illness, but the presence of physical anomalies. हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि फंक्शनल इलनेस और ऑर्गेनिक जी. इलनेस हम लोग डिफरेंशिएट जी. करते हैं. तो अगर किसी को माइनर फिजिकल एनोमली है, मतलब फिजिकल एनोमली है, तो उसका मतलब क्या है? वो डेवलपमेंटल है. हम्म. वो डेवलपमेंटल है. एंड इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो इट्स न्यूरो डेवलपमेंट. तो minor physical anomalies can occur from head to toe. ओके. हेड टू टो. तो हेड पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक हेयर्स हो सकता है, मतलब ऐसे स्पाइकी स्पाइकी हेयर होता है. यूनी ब्राउ हो सकता है. हम्म. ठीक है, दोनों आंख के बीच का डिस्टेंस जो है, इंटरकैंथल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा हो हम्म. सकता है. ठीक है. जो आई ईयर्स होते हैं वो लो सेट हो सकता है. नॉर्मल जो इसका लेवल होता है, सो इफ यू सी फ्रॉम द एंगल ऑफ द आई इट जस्ट गोस हियर. सो लो ओके. सेट ईयर्स मतलब उसके नीचे हो सकता है. फ्यूज्ड ईयरलोब्स हो सकता है. ठीक है. फिर हम्म. अंदर जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो ऊंचा हो सकता है. हाथ में हम लोगों का यूजुअली दो क्रीज होता है. सिंगल पामर क्रीज हो सकता है. ठीक है. हम्म. तो यू डोंट नीड टू वॉच इट. या लाइक मुझे तो देखना जरूरी लग रहा है ना. So again, there can be foot में अगर हम लोग देखें कि suppose this is the foot, if you consider this is the thumb and these are the suppose four fingers are there, so हम्म. there will be something known as sandal gap. मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग सैंडल पहनते हैं ना, तो हम्म. उस तरह से चप्पल पहनने से जैसे एक थोड़ा सा गैप बनता है. तो हम्म. उन लोगों को डेवलपमेंटली सैंडल गैप रहता है ऐसा. हम्म. तो जो ग्रेट टो है और बाकी टोस के बीच में एक गैप बन जाता है, मतलब गैप रहता है. सो दिस इज अगेन अ माइनर फिजिकल एनोमली. ये सारे एनोमलीज में से बहुत सारा चीज है जो डाउन सिंड्रोम में मिलता है, which is ओके. associated with which may be associated with intellectual disability. But interestingly, इसमें से बहुत सारा minor physical anomalies can be seen in children, even adolescents or adults with schizophrenia or severe mental illness like bipolar mania or bipolar depression, but mainly with schizophrenia. अगर ये किसी को हुआ दैट shows, अगर ज्यादा हुआ तो इट shows that you might be getting that kind of disorders, या ये जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए या होगा ही Not बोल के. necessary. Not necessary. नॉट नेसेसरी. बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि इसका एक न्यूरो डेवलपमेंटल बेसिस है, हम्म. एंड दैट पर्सन हैज दैट डायथिसिस. हम लोग डायथिसिस. डायथिसिस में डायथिसिस बोलते हैं, तो डायथिसिस है.
उस पे हम्म अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स या नर्चरल डिस्टरबेंस हुआ, तो दैट हम्म पर्सन माइट डिकम्पेंसेट इनटू अ सीवियर मेंटल इलनेस। ओके। सो हम लोग ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी रखने वाला चीज़ है कि हम लोग पहले ही सतर्क कैसे रह सकते हैं एटलीस्ट। और आपने जो बोला, आई विल बी आस्किंग फॉर द लिंक एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ ही हम लोग का एपिसोड जब अ, हम लोग अपलोड करेंगे उसी समय में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग भी अगर चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो एंड इट विल बी आई थिंक समवॉट हेल्पफुल फॉर पीपल विथ हु इज लाइक ऑलरेडी एंग्सियस और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ाने के लिए। तो तो इसमें एक चीज और भी, एक चीज और भी है कौस्तव कि जैसे आपके फैमिली में अगर कोई भी सीवियर मेंटल इलनेस है या हाँ। कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल या न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन है, हम्म then you are at a high risk. या So you can identify yourself or your next generation as a high risk and take necessary precautions or necessary advice from a professional. या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का इंडिया में ऑलरेडी ट्रीटमेंट गैप का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा, एटलीस्ट बहुत ज्यादा। people will be little bit aware but yeah, it's very important for people to know कि this is just few anomalies that can be present and it doesn't always suggest कि आपको ये बीमार होगा ही बोल के, but precaution is Exactly. always better than cure. So इट्स ऑल्सो कि हाँ, लोग ये एक बार चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो हम लोग का ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहता है ना, लाइक कोई भी इलनेस का या कोई भी डिसऑर्डर्स का, आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है बच्चे लोगों के लिए, या जो ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है वो सही चल रहा है? डू वी नीड टू ऐड समथिंग? मतलब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव के आधार पे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं जहाँ काम करता हूँ, हम्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री काके, वहाँ पे वी फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर चिल्ड्रन एंड adolescents with mental illness. तो हमारे हम्म जैसे चाइल्ड साइकेट्री वार्ड है वहाँ पे, आई थिंक जो भी मेजर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे ऐसे ही काम होता है। तो इट्स एन हम्म इंटीग्रेटेड अप्रोच इन विच वी फोकस ऑन द बायोसाइको सोशल कॉन्सेप्ट। सो या उसमें बायोलॉजिकल पार्ट को हम लोग मेनली कुछ दवाओं से ठीक करने का कोशिश करते हैं। जो साइकोलॉजिकल एंड साइको सोशल पार्ट्स है उसको हम लोग रेलिवेंट जो हमारे एलाइड डिपार्टमेंट्स है, हमारे जो एलाइड डिपार्टमेंट्स के कॉलीग्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्री सोशल वर्क, तो उनके साथ हम लोग एक टीम के रूप में हम लोग केयर देने का कोशिश करते हैं। तो नो ये इलनेस। एक्चुअली या प्लीज। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि देखिए हम लोग का जो सीआईपी, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्क देयर, हाँ, तो या आई नो मतलब मच कि वहाँ पे किस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है एंड इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, बिकॉज हम लोग पूरा एग्जैक्टली, चारों डिपार्टमेंट साथ में मिलके ही काम करते हैं इंक्लूडिंग एग्जैक्टली, साइकेट्रिक नर्सिंग, हाँ। और कभी कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट एग्जैक्टली। बाहर पे मैं देखता हूँ कि फंक्शनिंग के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो मतलब इस आधार पे मैं एक्चुअली जानने का कोशिश कर रहा था कि लाइक इज देयर एनी वे दैट वी हैव टू फोकस, और हम लोग को कोई चीज़ में चेंजेस लाना ज़रूरी है बोल के। देखिए काश, मुझे ये लगता है कि कोई भी एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट इज नॉट 100%। Yeah. तो अगर कोई, सपोज कोई स्किजोफ्रेनिया का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसको अगर हमने बस दवा खिला दिया, हम्म तो वो रात दिन मतलब वो दवा खाएगा सोएगा, दवा खाएगा सोएगा, या और जो हमारे नए नए जो मॉलिक्यूल्स है उससे हम्म उतना ज्यादा नींद नहीं आएगा, बट स्टिल वो जो रूटीन है उसका, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं बच्चे को बस उसका मेंटल इलनेस हम लोग नहीं देखते हैं, वो मेंटल इलनेस का डिफरेंट फैसेट्स होता है। हम्म जैसे कि एक बिहेवियरल फैसेट होता है, एक कॉग्निटिव फैसेट होता है, ठीक है। तो
एक ये सोशल फैसेट होता है, तो डिफरेंट फैसेट्स वी लुक है। तो अगर हम लोग बस उसको दवा देंगे तो उसका पूरा रिकवरी नहीं होगा। तो मैं जो फर्स्ट चीज बोल रहा था कि मैन पावर लॉस, मैन तो पावर लॉस। अगर हम लोग बस दवा खिलाते रहेंगे और पेशेंट को बस बायोलॉजिकली ठीक करेंगे, वो सही नहीं है। तो एक पेशेंट को हम लोगों को हमेशा ये टारगेट करना चाहिए कि मिनिमम इफेक्टिव डोज ऑफ मेडिसिन वो खाएगा या खाएगी, एंड उसके साथ उसका जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, वो बिहेवियर थेरेपी हो सकता है, कॉग्निटिव थेरेपी हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज है जो हम लोग यूज करते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट इज विद इन द परव्यू ऑफ द करेंट डिस्कशन। उसको करना करना होता है। थोड़े से एडोलसेंस, मिड एंड लेट एडोलसेंस जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग एजुकेशनल जो रिसोर्सेस है उनका प्लान कर सकते हैं, लाइक ओपन स्कूलिंग। हाँ, या जो लोग पढ़ते मतलब पढ़े नहीं है उनके लिए वोकेशनल असेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, एनजीओ का हेल्प ले सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज का हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग करना होता है कि हाउ टू डील विद सच किड्स। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फीडिंग देम, कीपिंग लाइक कीप पॉपिंग पिल्स। या तो इट हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई कुछ सेटअप का जरूरत नहीं होता है। व्हाट आई फील, बहुत हाई फाई कुछ सेटअप का जरूरत नहीं होता है। जैसे कि हम लोग एक ये बोलते हैं ना कि हम लोग सोशल, हम लोग बोलते हैं ना कि कॉग्निटिव कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग ये अवतार थेरेपी करेंगे, फिर डिफरेंट वर्चुअल वर्चुअल एप्स यूज करेंगे। बट सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एक बहुत बेसिक प्रोसीड्योर है, बट उसका आप इफेक्ट साइज देंगे देखेंगे तो इट्स मोर देन वन, ज्यादा। 1.3 1.4 ऐसा कुछ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट एग्जैक्ट फिगर। तो जो जो प्रोसीड्योर जितना सिंपल है, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा रहता है, बिकॉज दे आर सिंपल टू फॉलो, सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड सिंपल टू कंटिन्यू। अगर मैं या आपको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रूटीन दूं तो आप उसको मतलब परस्यू नहीं कर पाए। इट विल बी लाइक अ क्रैश डैट। डेफिनेटली। या So it has to be more of a lifestyle change than a temporary patchwork. क्योंकि जो चीज हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल बोल रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंटली प्रॉब्लम है, तो उसको एक लाइफस्टाइल चेंज के रूप में हम लोगों को देखना पड़ेगा। एंड इट इज एज नॉर्मल एज हैविंग डायबिटीज। या बच्चों को डायबिटीज होता है ना, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप हम 1। देखते हैं, जिसपे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एक बच्चे को भी होता है, थायराइड के एबनॉर्मलिटीज होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग फिजिकल इलनेस को देखेंगे, हम लोग मेंटल इलनेस को भी देखेंगे। फिजिकल इलनेस में भी लाइफस्टाइल चेंजेस नेसेसरी है। कुछ दवा खाएगा, कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कुछ दवा, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन। सिमिलरली इसमें भी जो मैंने बोला, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, उससे ही हम ओके। लोग प्रॉपर फंक्शनल रिकवरी अचीव कर पाएंगे। एंड द अप्रोच हैज टू बी वेरी सिंपल, मतलब हम बेसिक लोग, अप्रोच। अगर हम लोग सिंपल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, दोज अप्रोचेस, मतलब सोशल स्किल्स ट्रेनिंग तो सीधा नहीं बोल सकता हूँ, बट देर आर मेनी अप्रोचेस विच आई थिंक इवन पेरेंट्स कैन लर्न, एंड पेरेंट्स हैव टू लर्न, being a parent of a neurodivergent children, and हाँ, तो आपके हिसाब में पेरेंट्स का रोल क्या रहता है? आपका कम से कम 8-9 साल हो चुका है ये फील्ड में पेशेंट देखते हुए, और आपने उसके बीच में बहुत सारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन भी देखा होगा, उनका पेरेंट्स लोग को भी सुना होगा। तो आपके हिसाब में पेरेंट्स का रोल और पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव रहता है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव तो आपने मोटा मोटी बता ही दिया, लाइक, बट उन लोगों का रोल किस हिसाब से रहेगा? रोल सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये समझना कि क्योंकि देखिए, एक मैंने बोला ना, कॉग्निटिव पार्ट, बिहेवियर पार्ट, हम्म, तो हम लोगों को कॉग्निशन दिखता नहीं है। जी। तो वट एवर वी फील, we think like that and we act accordingly, right? So
हम लोगों को कॉग्निशन जो है, हमारा जो थॉट प्रोसेस वो दिखता नहीं है, हम लोगों को बिहेवियर दिखता है। तो अगर किसी को डिसऑर्डर्ड कॉग्निशन है या थॉट है, हम वो देख नहीं देख पा रहे, हम लोग उसका जो बिहेवियर है जो कि मैल अडेप्टिव है, बच्चा हम्म। एग्रेशन हो रहा है, बच्चा बार बार डिफरेंट मतलब डिफरेंट जगह से उसका कंप्लेन आ रहा है, बच्चा धीरे धीरे सोसाइटी से सेक्लूड हो रहा है, वही सब हम लोगों को दिखता है। एंड हम्म। जब हम लोगों को ये चीज के बारे में पता नहीं रहता है कि ये एक बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये बच्चा बदमाशी कर रहा हम्म। है ना? तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स में ये जागरूकता या ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक जो लक्षण जो होते हैं, जो साधारण हम्म। लक्षण होते हैं, कोई भी बीमारी का, मेंटल इलनेस का स्पेसिफिकली, उसको आइडेंटिफाई करें एंड टाइमली हेल्प ले। बिकॉज़ अगर टाइमली हेल्प नहीं मिलता है, तो हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डीयूपी, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। तो डीयूपी हम्म। जितना लंबा हो जाता है, तो उतना ही इसका डिसेबिलिटी उतना बढ़ता जाता है, या उतना ही टॉनिसिटी ट्रीटमेंट या। रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, उतना ही फंक्शनल रिकवरी घटता जाता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन फॉर पेरेंट्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और हम्म। सेकेंडली, जब ये हो गया, मतलब आइडेंटिफाई हो गया, तो प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना। उसमें जैसे साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स को एज को थेरापिस्ट यूज करते हैं। पर ज्यादातर पेरेंट्स में क्या हम्म। होता है कि वो इन्वॉल्वमेंट अभी के सिचुएशन में, बहुत पेरेंट्स ना अपना उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते हैं। एंड दिस प्रॉब्लम वी हम्म। फेस मेनली इन द अपर मिडिल एंड अपर सोशियो इकोनॉमिक classes who are busy हम्म। with their work, who work in different या। kinds of private jobs and they don't have time for the family. So उन लोगों में क्या होता है कि ये कोथेरापिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो इन्वॉल्वमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो कम, मतलब हम लोगों को कम दिखता है, रादर देन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द सोसाइटी, वेयर द फैमिली इज मोर कोहेसिव, they are more accepting towards the to the different, they surrender to us, या। they surrender to us and they follow the instructions and ultimately उनमें in general मैं बोल रहा हूँ, we have seen a better outcome, क्योंकि उसमें वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। एक्सेप्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट। Yes. एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट या। बिकॉज मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ ना, व्हेन द सिम्टम्स रिडक्शन टेक्स प्लेस, जब से सिम्टम्स रिड्यूस हो जाता है किसी बच्चे का या किसी का भी, इवन आई वोंट बी ओनली कोटिंग द adolescent population who is under the care of parents या कोई गार्जियन के, बट इवन एडल्ट्स जिसका हम्म। थोड़ा सिम्टम्स रिडक्शन हो जाता है, दे स्टार्ट थिंकिंग या दे हैव दैट फीलिंग कि हाँ अब मैं सब कुछ कर पाऊंगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आई एम नॉट हम्म। ट्राइंग टू डीमीन देम और ट्राइंग टू सी दैट the it should not be accepted, but ये सोचना बहुत गलत रहता है कि ट्रीटमेंट को बंद करें और आगे खुद हाँ। से ही बढ़े। बिकॉज मैं लास्ट लास्ट एपिसोड में भी जब वेल प्रशांत के साथ बात कर रहा था, ये डिस्कस कर रहा था दैट वी इंडियंस आर वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट। मुझे जो लगता है, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, बट आई थिंक दैट वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट, कि मैं अगर ट्रीटमेंट ले लूँगा तो मैं कमज़ोर होना शुरू करूँगा, मैं उतना ताकतवर नहीं रहूँगा, आई विल बी वीक देन आफ्टर, आई वॉन्ट बी एबल टू फंक्शन। बट इट्स एक्चुअली वेरी अपोजिट टू व्हाट इट इज़। जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, जो लोगों का सोच है, तो आई थिंक या वॉट एवर यू सेड कि लोअर मतलब लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का जो लोग आते हैं, एंड वी मोस्टली सी दोज पॉपुलेशन इन रांची, आई थिंक उन लोग का ये एक्सेप्टेंस रहता है कि या आई हैव टू टेक ट्रीटमेंट बिकॉज they won't be able to like think more, and sometimes overthinking is can create problem with middle class and upper middle class. Although we are just generalizing, it cannot be true to everyone, but हाँ आपने जो बोला, actually it's striking me regular मतलब, and it striked me very
पता नहीं किस क्या वर्ड यूज करूं, बट या इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी. बट अगेन एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हम्म. हम लोग जैसे बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ इलनेस देखते हैं, जी. सपोज आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो हाँ. डायबिटीज क्यों हो रहा है आपको? कोई भी एक केमिकल है जिसका डिसबैलेंस से आपको डायबिटीज हो रहा है। जी. तो वो नॉर्मली होना चाहिए, वो नहीं है, नहीं हो रहा है। हम्म. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ मेडिसिन देते हैं, बट मेडिसिन हम नाम से बोल रहे हैं वो मेडिसिन है, बट इट्स एक्चुअली हम्म. अ सप्लीमेंट। आपके या. शरीर में वो चीज कम है तो आई एम यूजिंग इट एज अ सप्लीमेंट। या. ठीक है। तो सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? सपोज आपको आपको आंख से सही नहीं दिख रहा है, जी. तो आपने चश्मा पहना। हम्म. ठीक है। चश्मा पहनने से आपको क्लियर दिखने लगा, तो दिस इज अ हम्म. सप्लीमेंट टू योर विजन। तो इसका या. मतलब ये तो नहीं कि आप चश्मा, अगर आपको सही दिख रहा है तो आप चश्मा खोल के रख दीजिए, हाँ. तो आपको फिर से धुंधला ही दिखने लगेगा। सो धुंधला आपको ही चश्मा दिखना शुरू पहनने से करेगा. ही ये क्लियर दिख रहा है। सो दिस इज हम्म. बेसिकली एन एड और सप्लीमेंट। सिमिलरली ये जो साइकाट्रिक इलनेसेस होते हैं ये भी ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल डिस्फंक्शन से ही होता है। तो उसमें जो भी मेडिसिन है उसको इतना लंबा चलाने का कारण, सबसे अहम कारण ये है कि दे एक्ट एज सप्लीमेंट्स। हम्म. They act as supplements to stabilize the level of those neurochemicals. मोस्ट कॉमनली जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो डोपामिन होता है। हाँ. इसके अलावा सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, बहुत सारा ये होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दोस लेट्स नॉट. हाँ. डिटेल्स, बट ये केमिकल्स आपके ब्रेन में डिफिशिएंट है या डिसफंक्शनल है, उसको स्टेबिलाईज करने के लिए, हम्म. ये उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ गोली दे रहे हैं या दवा दे रहे हैं। So it's हम्म. acting as a supplement, and supplements obviously has to be taken for a long time. So that is the rationale या. behind taking medicines for a long time. And आप ठीक है तो हम्म. ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि then you can discontinue medications. So you can very well हम्म. understand with the analogy of using specs or glasses. या. इट्स या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि मैं अब जब भी ऐसा परिस्थिति आएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यूजिंग दिस एनालॉजी ओनली. And yeah, it is important for people to know about it. uh, Thank you, Dr. Dhiman. uh, हम लोग को ये जानकारी लेना ज़रूरी था कि इस परिस्थिति में, जैसे कि एसएमडी हुआ या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एंड द थिंग यू सेड कि माइनर फिजिकल एनोमलीज, उसके बारे में भी हम लोग को बहुत अच्छा जानकारी मिला आज. Thank you for it, and we wish you to, and we will be definitely inviting you for other episodes. To kindly say yes during that time also. ऐसे मत कि हाँ मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को नहीं कर पाऊंगा बोल के. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धीमान. एंड ऐसे ही हम लोग और पॉडकास्ट सेशंस लेके आएंगे. हो सकता है और दूसरे लोगों के साथ, हो सकता है फिर से डॉक्टर धीमान के साथ. आप लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन जानना है, या कोई भी नॉलेज आप लोगों को चाहिए, काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके बारे में. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट टॉपिक, या एक सेशन पॉडकास्ट के बीच में ही उसको डालने के लिए. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और काइंडली फॉलो रीचस नन्हे, एंड ऑल्सो डॉक्टर धीमान, तो उनको भी हाई And बोल देना. thank you देखने वाले Costa लोग तो for, उतना नहीं है अभी. yeah, yeah. No, no, I thank you, Costa, for inviting me हाँ. onto this platform. And I'm glad I could be a part of this discussion because, first and foremost, I got to talk with you for after a really long time. And secondly, is that it's always a pleasure to talk about things I love doing. So it was really a fruitful discussion for me. Thank you. ओके, बाय द वे, हम लोग का ज़्यादातर डिस्कशन रहता है जब मेरा दाढ़ी के विषय में कोई भी बात निकलता है, क्योंकि मेरा दाढ़ी नहीं है और धीमानदा का दाढ़ी भर भर के है. सो ये हम लोग का डिस्कशन रहता है. एंड आई थिंक द लास्ट टाइम वी स्पोक वाज अराउंड 2 to 3 months बिफोर, एंड इट वाज अबाउट दाढ़ी ओनली. सो आज हम लोग का बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, एंड इट वाज नॉट अबाउट दाढ़ी. एंड
किसी किसी की आती नहीं काइंडली है और लाइक किसी एंड की जाती सब्सक्राइब। नहीं। वही। Kindly like and subscribe and kindly follow Reachers Nanne. Thank you very much.